तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडलिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो कल हमने बेसिक्स की थी जिसमें हमने पढ़ा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, सॉल्यूशन की टाइप्स और जो बाकी कॉन्सेप्ट्स थे रिलेटेड टू मॉडलिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं कि मॉडलिंग की तरफ। अब मॉडलिंग तो इस सिर्फ एक बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें लोग पीएचडी भी करते हैं और बहुत हाई लेवल की, लेकिन हम इसमें जस्ट बेसिक प्रॉब्लम लेके, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हैं ये इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के अंदर या फिज़िक्स के अंदर या हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर किस तरह से असर करती हैं। क्योंकि हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम जनरली मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं उसमें हम वेरिएबल्स को आर्बिट्रेरी कंसिडर करते हैं, एक्स वाई, ठीक है, टी सी, लेकिन डेफिनेटली वो जो वेरिएबल्स हैं वो किसी न किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वो क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और किस तरह के प्रॉब्लम्स के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं, ठीक है। अब फिजिक्स के अंदर आप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट, एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इन दोनों आपको आइडिया है। और वेलोसिटी को हम रिगार्ड करते हैं एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और इसी तरह जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज आ जाएगा तो वहाँ पे फिर डेरिवेटिव आ जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इज द डेरिवेटिव। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फिजिक्स के वो प्रॉब्लम जिसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन आता है वो सारे के सारे मॉडल हो सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। या अगर हम जनरल बात करें तो हमारे पास जितने भी फिजिकल फेनोमेनन है सारे के सारे टाइम डिपेंडेंट हैं। तो टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं। तो फ्लो इन अ करंट है, ठीक है ना, वायर्स के अंदर वो भी चेंज होता है, ठीक है। या अगर आप एक लिक्विड डाल दें कंटेनर के अंदर, उसकी लीकेज स्टार्ट हो जाएगी। या ये फ्लो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो भी चेंज हो रहा है, उसका भी रेट ऑफ चेंज होगा। तो जैसे आजकल आप देख रहे हैं पेंडेमिक है, तो पेंडेमिक जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उसका भी रेट ऑफ ट्रांसफ़र है। तो जहाँ पे भी रेट का वर्ड आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ डिक्रीज, तो वहाँ पे डेरिवेटिव आएंगे। और जब डेरिवेटिव्स आएंगे हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो चेंज हो जाएंगी डिफरेंशियल इक्वेशंस में। सो if you want to solve an engineering problem, usually of physical nature, we have to formulate the problem as a mathematical expression in terms of variables, functions, etc. तो अब लेट्स से कि अगर हमने कोई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसमें जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि आप उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो अब आपको पता है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है दिस इज इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। ओके, मैथ में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स हैं। आप वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे और फंक्शंस डिफाइन करेंगे। तो फिर जो हमारा प्रॉब्लम है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में हो जाएगा। Such an expression is known as mathematical model of the given problem. तो जब भी आप इंजीनियरिंग या फिजिकल प्रॉब्लम को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख देंगे, इस प्रॉब्लम को हम कहेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कहेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग एक सेपरेट फील्ड है जिसमें आप बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं और हर तरह के प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। तो हम उसकी सिर्फ और सिर्फ मोस्ट बेसिक फॉर्म को देखेंगे
क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं है, हमारा टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लेकिन जस्ट हम जानना चाहते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो फॉर्म कैसे होती हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने की हुई हैं, तो इनको हम स्टडी करेंगे आज। होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से फिर आपकी ऑन कैंपस क्लासेस हो जाएंगी, और फिर तो बाकी सारा जो काम है वो हम बोर्ड पे करेंगे। तो एग्जांपल 1 में फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ये इसकी एग्जांपल है। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग इन द एटमॉस्फेयर नियर सी लेवल। ये एक प्रॉब्लम है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, वो फॉल कर रही है नियर सी लेवल। अब हमने क्या करना है, फॉर्मुलेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्स द मोशन। तो हमने इसकी जो मोशन है, क्योंकि वो फॉल कर रही है तो इट्स इन द मूविंग स्टेट, आपने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्क्राइब करना है। अब चलो हम पहले बॉडी को देख लेते हैं। तो लेट्स से ये हमारे पास बॉडी है, तो ये डाउनवर्ड फॉल कर रही है। जब डाउनवर्ड फॉल कर रही है, उसकी जो पॉजिटिव डायरेक्शन है हम डाउनवर्ड कंसिडर करेंगे। अब जब जो ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है ये फॉल करेगी, इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट करेंगी, ठीक है। जो वेल अवेयर ऑफ दिस फोर्सेस फ्रॉम फिजिक्स एंड मैकेनिक्स, के हमारे पास जो भी बॉडीज़ हैं, चाहे वो रेस्ट पे हैं, ये मूव कर रही हैं, तो उनके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो उसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट फोर्स है वो तो उसका वेट है, W=mg, विच एक्ट्स डाउनवर्ड। लेकिन क्योंकि वो मूव कर रही है तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस भी होगी, और जो रेजिस्टेंस होगी वो प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। तो जितना वो फास्ट मूव करेगा उतनी उसके ऊपर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा लगेगी। तो ये एक उसकी शेप है। अब जब भी हम कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में मॉडल करते हैं, तो उसके लिए हमें लॉज यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये डिफरेंट लॉज हैं, हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग होंगे। फोर्स सिस्टम के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इम्पॉर्टेंट है। फिर हम अगर चले जाएं इलेक्ट्रिक सर्किट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें ओहम्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ है, बाकी इस तरह जो लॉज हैं वो यूज़ होंगे। इसी तरह अगर हम मैथ स्प्रिंग सिस्टम में चले जाएं तो वहाँ पर हुक्स लॉ आता है, क्योंकि उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह अगर आपने टेम्परेचर प्रॉब्लम्स को करना है तो न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग आएगा। डेफिनेटली जो डिफरेंट हमारे पास फिजिक्स के अंदर लॉज हैं, वो हमने इसको यूज़ करना है। तो कंस्ट्रक्ट अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ फोर्स फील्ड, वी यूज़ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये हमारा अब रूल है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट जो है किसी फोर्स फील्ड में मूव करता है, तो हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ करना पड़ेगा। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट the net force acting on the body is proportional to the acceleration। तो जो नेट फोर्स है, जो किसी भी बॉडी के ऊपर जो लगेगी, वो प्रोपोर्शनल होगी उसके एक्सेलरेशन के ऊपर। हम लिखते हैं F प्रोपोर्शनल टू A, और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो इस केस में हम मैथ कर लेते हैं, क्योंकि मैथ इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, वो ऑब्जेक्ट क्या कांस्टेंट रहता है। तो F इज इक्वल टू m टाइम्स A। तो ये हमारे पास जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वेल नोन इक्वेशन है। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे जाएंगे। अब हमने ऊपर पढ़ा है कि जो एक्सेलरेशन है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम ए को रिप्लेस कर सकते हैं dv/dt। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन गई F इज इक्वल टू m टाइम्स dv/dt। अच्छा, फिर दोबारा हमने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है।
तो अब डी बाई डी टी जो है ये फिर रिप्लेस हो जाएगा d2s बाई डी टी स्क्वायर। तो हम f को लिख देंगे m टाइम्स d2s बाई डी टी स्क्वायर। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की फॉर्म है और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की फॉर्म है। अब हम देखते हैं कि ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो अब ये हमने फिगर को पहले डिस्कस कर लिया था। एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो फॉल कर रही है, उसका वेट जो है वो अपवर्ड और रेजिस्टेंस जो है वो सॉरी फेस डाउनवर्ड एंड सॉरी वेट डाउनवर्ड्स एंड रेजिस्टेंस अपवर्ड मूव कर रही है। सो a falling body of mass m encounters resistance proportional to its instantaneous velocity v। तो अब जो हमारे पास r है वो प्रोपोर्शनल टू v है, हम r को लिख देंगे r इज इक्वल टू के वी। तो ये k जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ये फिगर बन गई। अच्छा, अब हम ने सबसे पहले इसमें क्या करना है कि वी कैलकुलेट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी। नेट फोर्स क्या होगी? ऑल फोर्सेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस ऑल फोर्सेस इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब क्योंकि ये डाउनवर्ड फॉल कर रहे हैं और हमने इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन को डाउनवर्ड कंसिडर किया है, तो सिर्फ एक ही फोर्स डाउनवर्ड है mg और एक फोर्स जो है वो अपवर्ड है इसके अगेंस्ट माइनस विच इज के वी। तो हमको माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ गई नेट फोर्स F इज इक्वल टू mg माइनस के वी। तो अब F की जगह पे हम पुट कर देंगे m टाइम्स डी वी बाई डी टी, ये हमने यहाँ से लिया था। तो m टाइम्स डी वी बाई डी टी विच इज इक्वल टू एम जी माइनस के वी। अब देखें कि ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है मोशन ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट की। अच्छा, अब हम क्या करें, वेलोसिटी को रिप्लेस कर दें अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। ये बन जाएगा d2s बाई डी टी स्क्वायर और इस वेलोसिटी को रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा ds बाई डी टी और इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये आपके पास देखिए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। एक ही प्रॉब्लम को आपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कर दिया और उसी को आपने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कर दिया। तो अब आप देखें कि वहाँ पे जब हमने फर्स्ट लेक्चर किया था तो हमारी जो एग्जांपल्स थी वो आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स के ऊपर थी, एक्स वाई, ठीक है, समथिंग। अब ये किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें पता है m इज़ द मास, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, v इज़ द वेलोसिटी इट्स वेरिएबल, t इज़ अ टाइम वेरिएबल, ठीक है। इस तरह ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, वेलोसिटी वेरिएबल है, ये इसके साथ कांस्टेंट है। तो इसी तरह ये सारी, अब आप ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनका मीनिंग है। अब ये मीनिंग फुल कब बनती हैं? जब आप किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को मॉडल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम तो डेफिनेटली मैथमेटिक्स के अंदर जो काम करते हैं वो सारा का सारा आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स के ऊपर होता है। वो आप कैलकुलस पढ़ते हैं या बाकी सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं उसमें भी ऐसे ही होता है। लेकिन जब वही चीज़ें आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर लेके जाते हैं तो फिर ये सारे के सारे जो एक्स वाई वेरिएबल्स हैं वो किसी न किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब एग्जांपल 2 इसी तरफ चले जाते हैं। तो एग्जांपल 2 है, सपोज अ रॉक इज टॉस्ड अपवर्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग। तो एक रॉक को हमने टॉस किया है अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, इनके ग्राउंड लेवल से नहीं किया, एक बिल्डिंग की रूफ के ऊपर जाके किया है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द रॉक रिलेटिव टू ग्राउंड एट एनी टाइम t। हमने बताना है कि जो रॉक है उसकी पोजीशन क्या है ग्राउंड की रिस्पेक्ट से एट एनी टाइम। तो इसका पहले मॉडल बना लेते हैं। इसमें ये मैंने बिल्डिंग बनाई है। तो एस नॉट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, यानी कि ये अगर एस नॉट हाइट ऑफ बिल्डिंग है तो यही इनिशियल हाइट ऑफ रॉक भी है, क्योंकि रॉक को आपने उसकी टॉप से थ्रो करना है। तो ग्राउंड से लेके रॉक तक जो हाइट है उसकी वो
एस नॉट होगी। और हम सपोज करते हैं कि हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से थ्रो किया। तो हमने पहले रॉक को अपवर्ड थ्रो किया। जब अपवर्ड थ्रो किया तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके वापस आएगी। और हम सपोज कर लेते हैं कि वो यहाँ पे है, ठीक है। अब वो तो भी गिर रही है बट हमने इसको यहाँ पे शो कर दिया। अब हमने कहा कि इसकी जो पोजीशन है रिलेटिव टू द ग्राउंड उसको हम लिखेंगे एस ऑफ टी, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है रॉक की, जब रॉक फॉल कर रही है उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है। तो वेरिएबल को हम फिर लिखेंगे फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि ये पहले इधर थी फिर इधर है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ये नीचे आ रही है, ऐसे है फिर ऐसे है, ये आस्ता आस्ता एक टाइम आएगा कि वो ग्राउंड को हिट कर देगी। लेकिन हमने इसका हमने तो पोजीशन बतानी थी एट एनी टाइम टी, यानी कि जनरल पोजीशन बतानी है कि जनरल पोजीशन क्या है। तो उसके लिए हमें इक्वेशन बनाएंगे। तो अब ये हमें पूरी जो स्टोरी थी वो समझ आ गई कि ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग की हाइट है। हमने रॉक को थ्रो किया है विद इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। वो मैक्सिमम हाइट पे जाकर रिबाउंड हुई है और फिर वापस ग्राउंड की तरफ आ रही है, और उसकी जो पोजीशन है वो एस ऑफ टी है फ्रॉम द ग्राउंड एट एनी टाइम टी। सो लेट वी नॉट बी द इनिशियल वेलोसिटी। तो हमने एज्यूम किया कि वी नॉट इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। If you assume upward direction is positive and no force acts on the rock except the force of gravity, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसकी जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसको अपवर्ड ले रहे हैं, क्योंकि हमने इसको इनिशियली अपवर्ड थ्रो किया है। तो हम वही जो अपवर्ड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव कर लेते हैं कंसिडर। और जब हम इसको अपवर्ड थ्रो करेंगे तो इसके ऊपर नेट फोर्स कौन क्या लगेगी, एफ, ठीक है। और वो इक्वल होगी माइनस डब्ल्यू की, क्योंकि इसकी जो फोर्स है वो अपवर्ड जा रही है और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसको डाउनवर्ड लग रही है। तो ये एफ इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, और डब्ल्यू होता है एम जी के इक्वल, तो एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब वी नो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये जो एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी है और एफ इज इक्वल टू एम ए है, इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगी एम इज इक्वल टू माइनस एम जी। इन दोनों को आपने जब सॉल्व किया तो ये आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। अब mass is the constant quantity, तो ये नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो इससे हम दोनों
Yes, sir. Okay, mic off. सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपका माइक ऑफ है। अब आ रही है? यस सर। पहले भी आ रही थी? नहीं सर, नहीं, ये शुरू से ऑफ है। नहीं शुरू से नहीं ऑफ। अच्छा, अभी होगा, चलो ठीक है। वो मैंने इसलिए ये अभी डिसेबल कर रहा था सबके माइक्स कि आप लोग ये देखें ना, क्या कर रहे हैं। एक मिनट, ये पीछे से आवाजें आ रही हैं ना। अब ठीक है। ओके, अब हम कर रहे हैं मैथमेटिकल मॉडल जो है वो सस्पेंडेड केबल्स का। So suppose a flexible cable is suspended between two vertical supports. Formulate a mathematical model that describes the shape which such cable assumes. तो अब आपने ये केबल की जो शेप है उसको मॉडल करना है। Sir, again, I would say mute. सर आपका माइक ऑफ हो गया। अच्छा, चलें अभी दोबारा कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो केबल है, ठीक है, सस्पेंडेड केबल है, और उसको हमने मैथमेटिकल मॉडल बनाना है उसकी शेप का। अब मैथमेटिकल मॉडल मींस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो सस्पेंडेड केबल्स हैं वो ब्रिजेस में यूज़ होती हैं। ब्रिजेस के अंदर वर्टिकल सपोर्ट्स, तो वर्टिकल सपोर्ट और उसके दरमियान में केबल इरेक्ट होती है, यानी कि वो हैंग हो रही होती है, या इलेक्ट्रिक पोल्स के अंदर, या और बहुत सारी जगहों के अंदर ये हम चीज़ देखते हैं। तो ये हमने इसका जो है वो शेप इसकी बनाई है मॉडल समझने के लिए। तो हमने ब्रिज का मॉडल लिया है, तो ये एक वर्टिकल पोल है, ये सेकंड वर्टिकल पोल है, और ये केबल है जो कि इस दोनों के दरमियान में है। और ये उसका लेवल है, ये रोड कह लें, वट एवर, ये किसी डेफिनेटली रिवर के ऊपर ब्रिज है। और इस तरह ये केबल फर्दर जाएगी नेक्स्ट पोल की तरफ, यहाँ से फिर केबल जाएगी नेक्स्ट पोल की तरफ। तो हमारा जो मेन एम है वो सिर्फ और सिर्फ टू वर्टिकल पोल्स के दरमियान में है। तो हमने उसका सिर्फ ये टू वर्टिकल पोल्स को कंसिडर किया। तो अब देखें कि ये बेंड हो रही है केबल, तो बेंड होके इसकी कोई ना कोई मिनिमम पोजीशन भी होगी। तो हमने क्या किया है कि इस केबल को उसका वो पोर्शन लिया है विच इज़ बिटवीन द मिनिमम पॉइंट एंड एनी अदर पॉइंट, ठीक है। यानी कि आपने इसका सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन लिया है विच स्टार्ट्स फ्रॉम द मिनिमम पॉइंट, यानी कि उसका वो फिक्स पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट इज द फिक्स पॉइंट, और एक उसका वेरिएबल पॉइंट ले लिया, कोई भी पॉइंट, यानी कि आपने उसका एक पार्ट कंसिडर कर लिया। हमने क्या किया कि अब एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, वाई एक्सिस ड्रॉ किया,
सर आपका माइक ऑफ होगा। माइक ऑफ क्यों होता है? ओके, तो अब हमने क्या किया कि एक्स एक्सेस को कंसिडर किया और वाई एक्सेस को कंसिडर किया। तो इसमें जो हमने फिक्स पॉइंट है उसको P1 से डिनोट किया और वो फिक्स पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया ऑन वाई एक्सेस। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0, a हैं, यानी कि a जस्ट आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया बिकॉज इट्स अ फिक्स पॉइंट। और जो एनी अदर पॉइंट था उसको P2 से डिनोट किया और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x, y। अब यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे x, 0 लिख दिया है, लेकिन बेसिकली ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं P2 के x, y, क्योंकि हमने एक्सक्यूज मी सर, आप दोबारा म्यूट हो गए हैं। आई डोंट नो ये कौन म्यूट करता है मेरा माइक, ये नेवर हैपेंड बिफोर। मैं इसको देखता हूँ, आप में से कोई तो नहीं करता? सर आप मैनेज परमिशंस में जाकर नहीं सर, हम नहीं कर सकते सर। परमिशन एक्सेस ना करें। अच्छा, अब ठीक है। ओके, सो अभी हम इस पे आ जाते हैं। सो नाउ वी सी फोर्सेस एक्टिंग onto the केबल। तो अब पॉइंट P1 जो है इसके ऊपर टेंशन इन द केबल एक्ट कर रही है, ओके, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और फिर हमारे पास पॉइंट P2 के ऊपर अगेन टेंशन इन द केबल एक्ट कर रही है, which is making angle theta with the horizontal या x axis। और तीसरी जो फोर्स है which is the total vertical load, या इसको आप कहेंगे weight of the cable। तो weight of the cable डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, बड़ी सिंपल है। अब ये जो हमारे पास T2 है फोर्स, ये एंगल थीटा बना रही है विद हॉरिजॉन्टल, तो हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बनेगा T2 cos थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बनेगा T2 sin थीटा। तो ये हमने सारा रिजॉल्व कर लिया। सो लेट अस टेक द पोर्शन ऑफ द केबल बिटवीन द लोएस्ट पॉइंट P1 एंड एनी पॉइंट P2। ये हमने अभी शुरू में देखा था कि लोएस्ट पॉइंट P1 और कोई सा भी जो पॉइंट है P2, ठीक है। और देर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द केबल। तो केबल के ऊपर 3 फोर्स एक्ट कर रही हैं, वो हमने भी डिस्कस की हैं। एट पॉइंट P1 वी हैव टेंशन T1 पैरेलल टू x axis, then at point P2 we have force T2 which is acting at an angle theta, or a total vertical load which is acting downward।
So the tensions T1 and T2 in the cable that are tangents to the cable at points P1 and P2 respectively. The weight W, total vertical load between the points P1 and P2 acts vertically. So, and we further assume that the magnitude of T1 is T1 and the magnitude of T2 is T2 because these are vectors, forces are vectors, and weight W is W. Okay, then we resolve the tension T2 in horizontal and vertical components along x-axis and perpendicular to x-axis. Okay, then we know that this cable is in static equilibrium, and when this is in static equilibrium, so then this horizontal force T1, this balances the horizontal component of T2. तो पहली इक्वेशन आपके पास बन गई T1 is equal to T2 cos theta. Okay, then weight W, this balances T2 sin theta. तो W is equal to T2 sin theta. अब हमने इनको सॉल्व कर लेना है, तो हम we divide W by T1, then T2 sin theta is also divided by T2 cos theta. हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे और T2 से कट गया, तो we got tan theta. So we have an equation W over T1 is equal to tan theta. ओके, अब हम देखें कि हमारे पास ये P2 है और ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो डेरिवेटिव है एट अ पॉइंट, दिस प्रोवाइड्स अस द स्लोप। तो अगर हम डेरिवेटिव लेंगे एट P2, वो बनेगा dy बाई d2 dx, और वो इक्वल बनेगा स्लोप के, और स्लोप आपको पता है इक्वल होती है tan थीटा के। इसका मतलब है कि dy बाई dx इक्वल हो गया tan थीटा, और tan थीटा हमने अज्यूम किया हुआ अभी W और T1 के, ये जो है इसकी इक्वेशन बन गई dy बाई dx इज इक्वल टू W ओवर T1। फिर टेम्परेचर प्रॉब्लम, ये सेकंड लास्ट एग्जांपल है। राइट अ मॉडल ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द रूम इन अ बिल्डिंग एट एनी टाइम t। अब आपने जो है वो मैथमेटिकल मॉडल बनाना है टेम्परेचर ऑफ द रूम इन अ बिल्डिंग एट एनी टाइम t। अब इसके लिए हम यूज़ करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे पास फिजिकल फेनोमेनन या हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं, वो डेफिनेटली डिफरेंट लॉज वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो डिफरेंट हर प्रॉब्लम के लिए अलग लॉज होंगे। जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए हम लॉज जो है वो फिज़िक्स से लेते हैं, मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए हुक्स लॉ है, और बाकी जैसे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, और बाकी सारे लॉज हम यूज़ करेंगे। इस तरह अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो वहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, केमिकल काइनेमेटिक्स के अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन यूज़ होता है। तो अब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दैट rate at which the temperature of the body changes is proportional to the temperature difference between the body and the surrounding medium। यानी कि जो बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो प्रोपोर्शनल होगा बॉडी का टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। अब हमने क्योंकि मॉडल बनाना है रूम का, तो हम कहते हैं कि लेट टी, कैपिटल टी, जो कि फंक्शन ऑफ टी होगा, साफ ज़ाहिर है क्योंकि वो वेरिएबल है, बी द टेम्परेचर इनसाइड ऑफ अ बिल्डिंग। इनके रूम या बिल्डिंग अंदर का टेम्परेचर जो है वो टी ऑफ टी है, और जो टी ऑफ ए है ये हम डिनोट करते हैं आउटसाइड टेम्परेचर, ठीक है। देन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। यानी कि हमने बॉडी को कंसिडर किया है बिल्डिंग, टेम्परेचर ऑफ द बिल्डिंग इनसाइड बिल्डिंग माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मीन आउटसाइड बिल्डिंग। तो dt ओवर dt इज इक्वल टू k टाइम्स t माइनस टी ए, और इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो आपके पास ये बन गया।
तो डी टी और डी टी प्लस के टाइम्स टी इज इक्वल टू के टाइम्स टी। अब अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को नेगेटिव कंसिडर कर लेंगे तो ये हमें कूलिंग इफेक्ट देगा, और अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे तो ये हीटिंग इफेक्ट देगा। क्योंकि ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज है, तो अगर नेट रेट ऑफ चेंज जो है वो नेगेटिव में जा रहा है तो इसका मतलब है कि कूल डाउन हो रहा है, ठीक है। और अगर नेट रेट ऑफ चेंज हमारे पास जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो हीट अप हो रही है बॉडी, यानी कि रूम के अंदर या बिल्डिंग के अंदर हीटिंग इफेक्ट है। अब ये लास्ट हमारा टॉपिक है मैस स्प्रिंग सिस्टम, इसको मैकेनिकल सिस्टम, बेसिक मैकेनिकल सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें हमने जो है वो ये स्प्रिंग को कंसिडर किया, ठीक है। तो वी कंसिडर बेसिक मैकेनिकल सिस्टम। तो बेसिक मैकेनिकल सिस्टम में क्या है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है और यहाँ पे इसकी हम अटैच करेंगे मैस एम, ठीक है। तो अभी हमने जो सिस्टम लिया है विदाउट अटैचिंग है, तो ये अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग है। जब हम इसके ऊपर कोई मैस अटैच करेंगे तो इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आएगा। जैसे आपने मैस अटैच किया तो जो स्प्रिंग है थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, मूव करेगा, तो हमने उसका इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस नॉट कर दिया, और अभी ये जो सिस्टम है ये क्या है, इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि आपने जैसे इसको मैस अटैच किया नीचे आएगा और नीचे आके स्टॉप कर जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इस सिस्टम को फर्दर पुश करेंगे। जब पुश करेंगे तो ये फर्दर स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच के बाद हम इसको जब छोड़ देंगे ये जो सिस्टम है ये मोशन के अंदर आ जाएगा। और हम एज्यूम करते हैं कि एट एनी टाइम, ठीक है, एट एनी टाइम टी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बाय है, या बाय ऑफ टी, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ टाइम होगा। और हम देखते हैं कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में था तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो 0 था, क्योंकि आपने इसकी मोशन स्टार्ट ही यहाँ से की है। अब ये प्रॉब्लम है, अब इसको हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लेके जाना है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लेके जाते हैं। सो वी कंसिडर बेसिक मैकेनिकल सिस्टम, a mass on elastic spring mass system which moves up and down. Okay. So we attach a body of mass m at the lower end of the spring. तो हम यानी कि पहले यहाँ पे अटैच करते हैं mass m. Okay, we assume m to be so large that we neglect the mass of the spring. यानी कि इसमें ये होगा कि हम जो mass अटैच करेंगे वो इतना लार्ज होगा कि हम मैस ऑफ द स्प्रिंग को निगलेक्ट कर देंगे, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अदरवाइज फिर टोटल मैस आपको m1 प्लस m2 करना पड़ेगा। तो हम इस केस में स्प्रिंग ऑफ द मैस को निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास जो भी मॉडल्स होते हैं उसकी अजम्पशंस होती हैं। ओके, इफ यू पुल द बॉडी डाउन अ सर्टेन डिस्टेंस एंड देन रिलीज इट स्टार्ट्स मूविंग। तो ये मैंने आपको अभी सारी स्टोरी फिगर से भी बताई थी कि क्या हुआ है कि अनस्ट्रेस्ड मैस है, अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग है, इस पे मैस अटैच कर दिया m, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ गया। फिर इसको फर्दर पुश स्ट्रेच किया तो ये मोशन में आ गया, और इसका ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, और ये डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t है। ओके, अब क्या होगा कि if we pull the body down to a certain distance and then release it, it starts moving. Okay, and the motion of the body, displacement yt is a function of time t. तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि हमने यहाँ पे y लिखा है, तो in fact is a function of time, क्योंकि ये वेरिएबल है कि जो जब स्प्रिंग मूव करेगा तो ये डिस्टेंस जो है वो कम ज़्यादा होगा। Now according to Newton's second law of motion, net force is equal to mass into acceleration. अच्छा, अब जो नेट फोर्स है वो है mass into y डबल डैश। हमने भी पीछे पढ़ा है कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट s था तो जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में a जो था वो क्या था d2s by dt स्क्वायर।
अब हमने डिस्प्लेसमेंट को y कंसिडर कर लिया है, तो अब इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा y डबल डैश, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमने इसको अभी इस फॉर्म में लिख दिया, तो y डबल डैश इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमने इंस्टेड ऑफ s डिस्प्लेसमेंट को y कर लिया। हम इसको वैसे s भी कर सकते थे, अब इसको s भी कर दें तो यानी कि ये बन जाएगा f इज इक्वल टू m इंटू d2s बाई dt स्क्वायर, ताकि आपको पीछे वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो भी यूटिलाइज हो जाए। तो बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये जस्ट नोटेशंस होती हैं, जिस हमने डिस्प्लेसमेंट को कोई भी नोटेशन दे दें फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब क्या है, तो जो द नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है, यहाँ से यहाँ पे बॉडी का मतलब। ओके, अब हम क्या करते हैं कि वी चूज दी डाउनवर्ड डायरेक्शन एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि स्प्रिंग मूव कर रहा है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि आपने उसको इनिशियली पुल किया था नीचे की तरफ, तो इसलिए जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं। द स्प्रिंग इज फर्स्ट अनस्ट्रेच्ड आफ्टर अटैचिंग द बॉडी, द स्प्रिंग स्ट्रेचेस बाय एन अमाउंट एस नॉट, ठीक है। तो इट कॉज एन अपवर्ड फोर्स एफ नॉट इन द स्प्रिंग, यानी कि जब आपने इसको इनिशियली यहाँ पे खींचा था, यानी कि ये लोड इसके ऊपर लगा दिया था, तो ये एक अपवर्ड फोर्स जो है वो इसमें जनरेट होगी। उस अपवर्ड फोर्स को हम कहते हैं एफ नॉट, ठीक है। और ये जो एफ नॉट है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेच एस नॉट, यानी कि ये जो अपवर्ड फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, और दिस वी गेट बाय हुक्स लॉ, ठीक है। तो ये हुक्स लॉ हमें स्टेट करता है एफ नॉट प्रोपोर्शनल टू एस नॉट, और हम लिख देते हैं एफ नॉट इज इक्वल टू माइनस के एस नॉट। अब जो के है इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, बट इन दिस केस इट्स अ स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड दिस माइनस साइन शोज दैट एफ नॉट इज अपवर्ड, क्योंकि हमारे पास जो एफ नॉट है ये अपवर्ड है, क्योंकि जब वेट डाउनवर्ड जा रहा है तो उसकी जो अपोजिंग फोर्स है वो एफ नॉट है, और वो हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट है, तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट को नेगेटिव से शो करेंगे। ओके, सो द अब ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन जो है मैंने बना ली है, नहीं बल्कि सेकंड, क्योंकि फर्स्ट हमारी ये बनी थी और ये सेकंड बन गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, द एक्सटेंशन S naught is such that F naught is the F naught in the spring balance the weight W, ठीक है। अब क्या होगा कि जो हमारे पास S naught है वो इस तरह से है कि उसने वेट को बैलेंस कर दिया है, यानी कि F naught ने और W mg ने जब बैलेंस कर दिया है तो ये F naught और W का सम ज़ीरो होगा, या आप कह लें कि F naught is equal to minus W, and that's why in the second phase हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ गया कि जो हमारे पास अपोजिट फोर्स, जो अपोजिंग फोर्स है और जो वेट है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। सो दीज फोर्सेस विल नॉट अफेक्ट द मोशन, स्प्रिंग एंड बॉडी आर अगेन एट रेस्ट, this is called the static equilibrium. So we measure the displacement y of t of the body from this equilibrium point as region y equal to 0. तो ये जो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम है इसमें हम डिस्प्लेसमेंट को ज़ीरो कंसिडर करते हैं, क्योंकि अभी हमारी इसकी मोशन स्टार्ट नहीं हुई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करना शुरू करेंगे जब वो फर्दर स्ट्रेच में आएगा। सो फ्रॉम y इक्वल टू 0 वी पुल द बॉडी डाउनवर्ड। ये मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन से फर्दर उसको स्ट्रेच किया, दिस स्ट्रेचेस द स्प्रिंग बाय अमाउंट y ग्रेटर दैन 0, यानी कि अब हमारे पास y ऑफ t आ गया, फंक्शन ऑफ टाइम है, क्योंकि ये मूव करेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कम ज़्यादा होगा, एंड बाय हुक्स लॉ दिस कॉजेज एन एडिशनल अपवर्ड फोर्स F1 इन द स्प्रिंग। तो अब ये भी जो है वो एक फोर्स अपवर्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो होगी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जैसे F नॉट थी अपवर्ड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे S नॉट था, तो यहाँ पे हमने फोर्स को F1 कंसिडर कर लिया, तो डिस्प्लेसमेंट अब हमारे पास y है, तो F प्रोपोर्शनल टू y और F इज इक्वल टू माइनस के वाई। और यहाँ पे भी हमारे पास वही चीज़ है कि माइनस साइन इज द
denotes the force is opposite to the direction of motion and K is the spring constant. So we say F1 is the restoring force. It has tendency to restore the system back to zero. अब क्योंकि ये जो हमारे पास सिस्टम है ये बैक टू जीरो पे जा सकता है, ठीक है, क्योंकि F1 हमारे पास जो ऊपर को उसको फोर्स लेके जा रही है वो रिस्टोरिंग फोर्स है। अब ये एक और इक्वेशन बन गई, थर्ड इक्वेशन बन गई, इसको हमने थर्ड इक्वेशन कह दिया। अब हम आ जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। तो अब हम टू टाइप्स के सिस्टम्स को कंसिडर करेंगे, अनडैम्प्ड और डैम्प्ड सिस्टम। तो अब अनडैम्प्ड सिस्टम, एवरी सिस्टम हैज़ अ डैम्पिंग, अदरवाइज इट वुड कीप मूविंग फॉरएवर, ठीक है। तो हर एक जो सिस्टम है उसके अंदर डैम्पिंग कैपेबिलिटी होती है। तो लेकिन जिस तरह से आप मैकेनिक्स में स्मूथ बॉडीज़ को स्टडी करते हैं, और दो स्मूथ बॉडीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, हर बॉडी के अंदर फ्रिक्शन होती है, लेकिन हम मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर स्मूथ बॉडीज़ भी ले लेते हैं। तो सेम यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि डैम्पिंग इफेक्ट को या डैम्पिंग को निगलेक्ट कर देते हैं। जब हम डैम्पिंग को निगलेक्ट कर देंगे तो F1 इज़ द ओनली फोर्स कॉजिंग द मोशन, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स है जो कि मोशन को कॉज कर रही है, तो वो फोर्स थी -K/, और हमने नेट फोर्स देखी थी M/y डबल डैश, ठीक है। इसका मतलब है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू -K/। तो ये हमारे पास आ गई नेट फोर्स M/y डबल डैश इज इक्वल टू -K/। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई M/y डबल डैश plus Ky is equal to 0. So this is the equation of spring mass system when we neglect the damping effect. तो damping को हम neglect करेंगे। अच्छा, अब अगर हम damp system लें, the damping force comes into play by connecting a body to a dashpot. तो हम body को एक dashpot से connect कर देंगे, then we assume that this force is proportional to the velocity. अब ये जो हमारे पास फोर्स है अपवर्ड, ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, एंड दिस इज इक्वल टू F2। तो हमने उस फोर्स को F2 लिया विच इज इक्वल टू -C टाइम्स y डैश, और अब इस फोर्स को हम ऐड अप कर देंगे हमारा जो अनडैम्प्ड सिस्टम था इसके अंदर, इसके अंदर हमने ऐड अप कर दी। तो ये M/y डबल डैश इज इक्वल टू -Ky -CY डैश, और ये आ गया M/y डबल डैश प्लस CY डैश प्लस Ky इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन फॉर डैम्प्ड सिस्टम। तो दिस वाज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। हम इसमें कोई अपने ज़्यादा ना तो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज, और ना हमने इतना इसमें टेंशन लेनी है, लेकिन ये बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना था या ये बताना था कि डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होती हैं वो एक इंजीनियरिंग, फिज़िकल और जो हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें कैसे आती हैं, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि आप इक्वेशंस को स्टडी करते जाते हैं बट आप क्यूरियस होते हैं कि अच्छा हमें नहीं समझ आ रही कि इसको यूज़ कहाँ पे करेंगे, ये इक्वेशन आई कैसे है, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर तो हम आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स को डील करते हैं x, y, लेकिन जब आप सेम जो मैथमेटिक्स हम स्टडी करते हैं, चाहे वो कैलकुलस करेंगे या आप डिफरेंशियल इक्वेशंस करते हैं, ट्रांसफॉर्म्स करते हैं, तो वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के ऊपर करते हैं, तो फिर जो एक्स वाई हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज बन जाती हैं, इसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीक व्हेन वी विल हैव फिजिकल क्लासेस विल स्टार्ट द मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे कि अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो उसका कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, अगर दूसरी टाइप की सॉल्यूशन इक्वेशन है तो उसका कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो फिर हम सॉल्यूशंस की तरफ मूव कर जाएंगे। तो अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू मे रेज योर हैंड, ठीक है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज लेक्चर और एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे रेज योर हैंड। Okay, so it looks everything is clear to you.
Okay, if so, then we'll meet next week, inshallah, with the physical classes. Then you should have a nice weekend. और इसको एक बार रिवाइज कर लें, दैट इज़ इनफ। और फिर जब हम मेथड ऑफ सोल्यूशन करेंगे, देन यू हैव टू प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस।